जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। ईंधन की कीमतों से वृद्धि के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, देश के ज्यादातर हिस्सों में 1000 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी रोज विकास होगा। मोदी सरकार के तहत केवल सांप्रदायिकता और नफरत ही किफायती चीजें हैं, वरना सब कुछ महंगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा चुनाव बीतने के बाद महंगाई बढ़ने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मंगलवार की सुबह ट्वीट किया, जनता को दिया बीजेपी सरकार ने महंगाई का एक और उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पास और पटना में 1000 के पार। इसी ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर हमला किया है। मंगलवार सुबह उन्होंने बैंक और रेलवे की निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों को रोजगार चले जाएंगे। बता दें कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अक्सर भाजपा को अपने सवालों से घेरते रहते हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती लाखों परिवारों की उम्मीदें, सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। सरकार की तरफ से 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर भी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन ये सरकार एक एक करके मर्जर कर रही है। इससे गरीबों को बैंकों का लाभ नहीं मिलेगा। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि केवल कुछ लोगों को ही बैंकों का फायदा मिले। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों की नेताओं ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहट सीट से और आजम खान रामपुर से विधायक बने थे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नेता विपक्ष बन सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहट सीट पर डॉक्टर SP सिंह बघेल को हरा दिया था। चुनाव नतीजों में बीजेपी को जहां बहुमत मिला, वहीं सपा भी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए एक बार फिर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को सांबा में एक प्रोग्राम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मेरे पिता के चाचा मारे गए, वे चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हमेशा जारी रहे। वे लोग हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, बाबर, औरंगजेब की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि बीजेपी एक पाकिस्तान नहीं बल्कि कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश को सुरक्षित रखा है और अगर आगे भी देश
देश को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाना होगा। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने यशोदा वर्मा का नाम फाइनल किया है। यशोदा वर्मा लोधी समाज से आती है और फिलहाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि भाजपा भी लोधी समाज के नेता को टिकट दे सकती है। यशोदा वर्मा लोधी समाज की महिला विंग की जिला अध्यक्ष भी हैं। यशोदा वर्मा ने अपने गांव देवारी भाट से सरपंच के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया था और वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। यशोदा वर्मा के पति नीलंबर वर्मा भी कांग्रेस से जुड़े हैं और जनपद सदस्य के अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे गए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन कर बधाई दी है। सोमवार को पद्म अवार्ड बांटे गए थे। इस कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद को भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इसके बाद सोमवार देर शाम सोनिया गांधी ने आजाद को फोन कर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी और हिस्ट्री सीटर विनीत सिंह उर्फ श्याम नारायण सिंह पर दांव लगाया है। बीजेपी ने माफिया धनंजय सिंह के करीबी माने जाने वाले ब्रजेश सिंह उर्फ प्रियांशु को भी कैंडिडेट बनाया। इस तरह से एमएलसी चुनाव में कई बाहुबली नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें विनीत सिंह की नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे माफिया ब्रजेश सिंह से लेकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी अध्यक्ष प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया और चंचल सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता पर परचम बुलंद कर दिया है। हाल में आए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है, जो अब घटकर 1.7% पर पहुंच गई है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने रिपोर्ट को आधार बनाते हुए केंद्र पर तंज भी कसा है। उन्होंने मोदी सरकार से देश हित में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मॉडल को अपनाने की अपील की है। द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद से कश्मीर घाटी से हिंदुओं के नरसंहार और पलायन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसके लिए एक वर्ग जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को भी दोषी ठहरा रहा है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि उन्हें 1990 में हुए नरसंहार का दोषी पाया जाता है तो फिर देश में कहीं भी फांसी पर लटका दिया जाए, वो इसके लिए तैयार है। इंडिया टुडे टीवी चैनल से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा, सत्य बाहर आ जाएगा यदि आप इसकी जांच के लिए किसी ईमानदार जज को नियुक्त करें और कमेटी बनाएं। आप जान जाएंगे इसके लिए कौन जिम्मेदार था। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग में आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की मंजूरी दे दी गई। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसे 3 निगमों दक्षिण एमसीडी, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था। बता दें कि लगभग 9 साल पहले तक दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। उस वक्त तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सकेगी। लेकिन नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही
नगर निगमों की कामकाज में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उल्टे निगम वित्त संकट में इस कदर फंस गए कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से निगम कर्मचारियों को कई बार हड़ताल पर जाना पड़ा था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।